हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय सिंह फीयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं आईजीसी के सारे लेक्चर्स। और आज सब एलिमेंट जो कि सेवेंथ का सब एलिमेंट है 7.4 कंट्रोल मेजर हजार्डस सबस्टांस जो कि हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। हमने इसके पहले पढ़ा था ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, कौन कौन सा ऐसा रूट है जो हमारे बॉडी में इंटर करता है, उस रूट के बारे में हम लोगों ने जाना था। और अभी यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग कंट्रोल मेजर जो कि बेस्ड होगा हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर। आप जानते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर क्या होता है, फर्स्ट एलिमिनेशन और लास्ट में पीपीई होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोल करेंगे। अभी ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें कि केवल पेपर 1 ही आपको फोकस रहता है और उसी बेस पे पेपर 1 जो है एक ही लिखना है और वो भी सिनेरियो बेस है। लेकिन आप देखेंगे जब हम सिनेरियो बेस क्वेश्चन को बनाते हैं उसमें दोनों का दोनों इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि आईजीसी 1 भी के पूरे एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए और साथ में GC2 के सारे एलिमेंट पता होने चाहिए। क्योंकि जो सिनेरियो है केवल उसमें मैनेजमेंट का ही पार्ट नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रोल मेजर लेने हैं। तो अगर आपके पास एलिमेंट मतलब कि आईजीसी 1 और आईजीसी 2 का दोनों का नॉलेज नहीं रहेगा, टोटल इसके 11 एलिमेंट है, अगर ये टोटल 11 एलिमेंट अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं ना तो हमें नहीं लगता कि आप सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन है आप कर पाएंगे। तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक चीज़ को पहले सीख जाइए और फिर सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन दिया जाता है जो कि ओपन बुक एग्ज़ाम का पार्ट है, हम घर पे ही बैठ के सिनेरियो पढ़ के और एग्ज़ाम लिखते हैं तो वो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि थ्योरी पेपर तो 1 ही है ना, तो केवल क्यों नहीं केवल जो एलिमेंट मतलब जो यूनिट आईजीसी 1 है उसको केवल पढ़ा जाए और बाकी आईजीसी 2 को नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जो पेपर एलिमेंट मैं भूल जा रहा हूँ आईजीसी 1 जो है उसका वीडियो लोग ज़्यादा वॉच करते हैं और ये आईजीसी 2 का वीडियो कम वॉच करते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये बाईपास कर रहे हैं आईजीसी 2 को, और दोनों का अगर कम्बिनेशन नहीं हुआ ना तो रियल आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिकल पेपर है वो पेपर भी तो इसी बेस पे है, यानी कि वर्क प्लेस पे जाएंगे, हजार्ड फाइंड आउट करेंगे, कंट्रोल मेजर लेंगे। तो आपको जब हर एक चीज़ का पता ही नहीं रहेगा, हजार्ड ही पता नहीं रहेगा कि वर्क एट हाइट में क्या खतरे हैं, कौन सा केमिकल का क्या इफेक्ट होता है, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे। तो आप पूरे जितने भी एलिमेंट मैंने वीडियो बना रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट करके आप पूरे को ज़रूर देखें। क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं ना तो आप अच्छे से नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। और कम समय में अगर कोई चीज़ पढ़ना है ना तो हमें लगता है कि आप लेक्चर भी देखिए और बुक को भी पढ़िए, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो आपको एक बेस्ट नॉलेज मिलेगा। क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें बताता हूँ जो कि आपको दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और फिर आप जब बुक पढ़ोगे ना तो लगेगा अरे हमने तो ये बताए थे सर और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो दोनों को जब आप रिलेट करेंगे ना तो एक आपके पास अच्छा नॉलेज होगा और आप अच्छा कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द नीड टू प्रिवेंट और कंट्रोल एक्सपोजर। क्यों हम एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं, क्या प्रिवेंट और कंट्रोल करने का क्या रीज़न है। तो उसके खतरे हम लोग जाने थे, तो उस खतरे को हम लोग उस रिस्क को कम करने के लिए हम लोग कंट्रोल मेजर अप्लाई करते हैं। जैसे किसी को एस्बेस्टोसिस ना हो, किसी को कैंसर ना हो, तो उस तरह के रिजल्ट्स को रोकने के लिए, कंसिक्वेंस को लिखने के लिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं और कंट्रोल एक्सपोजर करते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर इज द बेस्ट वे। यानी कि मान लेते हैं कोई सीमेंट डस्ट में है और वहाँ सीमेंट है और वहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो सबसे पहले है कि उसको एक्सपोजर ना हो, यानी कि वो उसके पास ना जाए या उसके जो डस्ट है उसके पास ना आए, इनहेलेशन ना हो। तो सबसे अच्छा मेथड तो यही है कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर इज द बेस्ट वे है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप सीमेंट में काम कर रहे हैं तो सीमेंट आप नाक को पूरी तरह से डस्ट मास्क लगाने के बाद भी डस्ट जाता है उसका, तो ये कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट तो एक्सपोजर एडिक्वेटली कंट्रोल इट। ठीक है ना, इस एक्सपोजर को हमको कंट्रोल करना है। यानी कि अब क्या करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जैसे डस्ट मास्क हमने प्रोवाइड किया तो अब क्या होगा, क्वांटिटी उसकी कम हो जाएगी
और ये भी इंश्योर करना है कि जो वर्क एक्सपोजर लिमिट है या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो लिमिट है ना, जो हम वर्क प्लेस पर काम करते हैं 8 आवर में जो हमें इनहेल होता है, जो हम एक्सपोज होते हैं उस केमिकल से, आर नॉट एक्सीडेड। ठीक है ना। यानी कि सपोज 50 ppm जो है CO का अगर मान लेते हैं कि सेट किया गया है LTEL यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट, तो हमें इससे ज़्यादा नहीं होना है। ठीक है ना। तो अगर इस CO गैस को ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो अगर उससे समझते हैं तो सबसे पहले हम CO गैस को प्रिवेंट करें, यानी कि वहाँ पे कोई आदमी जाए ही नहीं, ऐसा हो। लेकिन वहाँ जाना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे बहुत सारा ब्रीथिंग एपरेटस भी लगा के जा सकते हैं। और ये भी नहीं हो तो ऐसा करते हैं उसका जो एक्सपोजर लिमिट है वो 50 ppm कर दे वहाँ पे, कि मतलब बहुत कम अमाउंट में कंट्रोल करने के बाद बहुत कम अमाउंट में हमारे अंदर जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में नहीं जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, आइए देखते हैं। वो तो हमारा था, लेकिन गुड प्रैक्टिसेस क्या है आइए वो देखते हैं। कि सबसे पहले मिनिमाइज इमिशन, यानी कि ऐसा हो कि CO अगर गैस हो यहाँ पे तो वो निकले ही नहीं, इमिशन ही ना हो, बाहर जाए ही नहीं, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस के अंदर ही वो रहे गैस, और बाहर लीकेज ना हो, बाहर हमको एक्सपोज ही ना हो, वो रिलीज ही ना हो। ठीक है। रिलो जैसे H2S है, रिलीज ही ना हो, बाहर ही ना आए, प्रोसेस में ही रह जाए। ठीक है ना। जिस काम के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो काम हो कंप्लीट को, और अपना जहाँ डिस्पोजल होना है वो हो जाए। स्प्रेड ऑफ हजार्डस सबस्टांस हजार्डस स्प्रेड ही ना हो। ठीक है ना। कंट्रोल वे में रहे। और उसके बाद हम कंसीडर रूट ऑफ एक्सपोजर, किस रूट से एक्सपोज होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है ना। और यूज कंट्रोल मेजर अप्रोप्रिएट टू द रिस्क, जैसा रिस्क होना, रिस्क हाई हो तो कंट्रोल मेजर भी अच्छा होना चाहिए, अगर रिस्क लो हो तो उसी के अनुसार कंट्रोल मेजर होना चाहिए। जैसे अगर CO का ज़्यादा एक्सपोज होने से ज़्यादा ppm अगर हम लेते हैं तो तुरंत जो है डेथ हो जाता है, तो हम वहाँ पे अलार्म वगैरह लगा देंगे कि कंसंट्रेशन बताएगा कि कितना कंसंट्रेशन है। कभी भी ऐसा लगे कि 50 ppm से ज़्यादा जा रहा है या जो भी सेट किया हमने, तो तुरंत अलार्म बजने लगेगा और वहाँ से, तो जिस तरह का वहाँ पे रिस्क है ना उसके अनुसार कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है। साथ में चूज इफेक्टिव एंड रिलायबल कंट्रोल मेजर, जो इफेक्टिव है, जो अच्छे से काम करता है और जिस पे विश्वास कर सकते हैं। जैसे एक अलार्म सिस्टम हमने लगाया CO के लिए, और अगर उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये कभी फेल हो सकता है, तो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। जिस पे विश्वास कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा यूज़ करेंगे जिसमें एक फेल हो दूसरे काम करेगा, और इफेक्टिव हो, सही से वो मॉनिटर कर पाए। ठीक है ना। उसके बाद यूज ऑफ PPE वेयर कंट्रोल कांट बी अचीव्ड बाय द अदर मीन, PPE यूज करते हैं कई जगह पे, ब्रीथिंग एपरेटस भी BS सेट वगैरह का यूज करते हैं, या डस्ट अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम डस्ट मास्क यूज करते हैं। तो जिस तरह का, जैसे सीमेंट है, सीमेंट में अगर काम करना है तो डस्ट को पूरी तरह से हटा नहीं सकते, तो हम PPE का लास्ट में यूज कर सकते हैं जब बाकी चीज नहीं हो पाता है। और वहाँ पे ये भी मॉनिटरिंग करते हैं कि डस्ट वहाँ कितना है। वहाँ पे क्या है ना कि एक मशीन रख देते हैं जिसमें वो पता करता है कि वहाँ पे कितना डस्ट है। उसके बाद चेक कंट्रोल मेजर्स रेगुलरली, और ये कंट्रोल मेजर हमेशा क्या है ना, कभी खराब होते बंद होते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमने बनाया है, तो इसको मेंटेनेंस भी और चेक करना चाहिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। साथ में इन्फॉर्म एंड ट्रेन एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को अगर पता नहीं रहेगा कि कैसे मशीन को यूज़ करना है या कैसे PPE को यूज़ करना है, या वहाँ पे जो किस तरह का हजार्डस सबस्टांस है और उस तरह का क्या इफेक्ट है बॉडी पे, कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ बताना है उन्हें। और इंश्योर न्यू कंट्रोल मेजर्स डू नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क, यानी कि जो नया कंट्रोल मेजर लगाया गया है वो और रिस्क को बढ़ाए नहीं, रिस्क को कम करना चाहिए। तो ये जो आप प्रैक्टिसेस ऊपर देख रहे हैं, जो गुड प्रैक्टिसेस यूज़ किया जाता है कई जगहों पे, तो यूरोपियन यूनियन और ये UK में, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, दिस 8 प्रिंसिपल्स आर ए लीगल रिक्वायरमेंट। वहाँ पे ये लीगल रिक्वायरमेंट है, हमारे देश में इंडिया में तो ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो है UK में और ये सेट आउट द शेड्यूल 2A, वहाँ पे ये क्या है, कंट्रोल ऑफ सबस्टांस हजार्डस टू हेल्थ रेगुलेशन 2002 के अनुसार ये आपको यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको ये फुलफिल करना है। ठीक है ना। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, यानी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो कई जगह पे ये लीगल बाइंडिंग बनता है, कई जगह पे ये गाइडलाइन है। ग्रुप एक्सरसाइज आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आपको करना है। एक गार्डनर है और इज स्प्रेइंग वीड किलर। वीड किलर किसको बोलते हैं, जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा कोई
प्लांट है, जैसे मान लेते गेहूँ का खेत है और उसमें ऐसे कुछ खरपतवार जम जाते हैं जिसको हमको उसको छिड़क के, केमिकल छिड़क के उसको घास उसको हटाना पड़ता है। जैसे इसको हटाना है यहाँ से, मान लेते हैं ये हमारा वांटेड है और ये हमारा अनवांटेड है और इसको हटाना है, तो हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। ये डोमेस्टिक गार्डन है इन द विंडी कंडीशन, मतलब हवा बह रहा है तेजी से और वहाँ पे उसको स्प्रे करना है, ठीक है ना। तो द गार्डनर हैज नो मीन्स ऑफ वॉशिंग हिज हैंड, वहाँ पे गार्डनर के पास हाथ धोने का कोई साधन नहीं है। एंड द हाउस ओनर हैज चिल्ड्रन एंड डॉग, हाउस ओनर जो है ना उसके पास चिल्ड्रन भी है और एक डॉग भी है, ठीक है ना। तो वीड किलर इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट लेबल्ड टॉक्सिक, वहाँ पे उस पर लेबल लगा है कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है और ये क्या है, उस पर लेबल में लिखा है कि टॉक्सिक। आपको तो पता नहीं है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या काम करता है, तो उसके लेबल देख हम पता करेंगे ये कैसा नेचर है, टॉक्सिक। टॉक्सिक को बोलते हैं जो छोटे से अमाउंट में अगर हमारे शरीर के अंदर जाए ना तो हमें हमारी जान जा सकती है, तो इसको टॉक्सिक बोलते हैं। हार्मफुल किसको बोलते हैं, जिसको ज्यादा अमाउंट में जाए तब हमें जाकर नुकसान होगा। तो ये आप टॉक्सिक और हार्मफुल में अंतर समझिए। यूजिंग द हायरार्की ऑफ कंट्रोल डिस्कस हाउ द रिस्क में बी रिड्यूस्ड, और हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है इसको हम यूज करके इसमें कैसे रिस्क को कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चिल्ड्रेन है ना, बच्चे हैं ना, उसको हो सकता है खा सकते हैं, जब स्प्रे करेंगे तो हवा के थ्रू ये जा सकता है हमारे नाक में। तो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। तो इसे यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलिमिनेट में क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट प्रोसेस डू नॉट ट्रीट द लॉन और पेव ऑफ द एरिया, ठीक है ना। और सब्स्टिट्यूट में क्या कर सकते हैं कि हजार्डस सब्सटेंस नॉन हजार्डस, यानी कि टॉक्सिक जगह पर नॉन हजार्डस वीड किलर यानी कि नेचुरल कोई हो यूज, ग्रेनुलस यूज कर सकते हैं, प्रोसेस चेंज कर सकते हैं यानी कि वहाँ पे स्प्रे ना करके, ठीक है ना, उसकी जगह पे हम लोग क्या करें, जैसे एलिमिनेशन में बताया ना आपको, एलिमिनेशन में हम लोग केमिकल ना यूज करके अपने हाथों से उसको उखाड़ दे। बहुत सारा टूल आता है जैसे खुरपी, उससे हम लोग क्या करते हैं उस घास को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये क्या हो गया, हम उसको एलिमिनेट कर दिए, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट में मतलब कि टॉक्सिक की जगह पे नॉन हजार्डस केमिकल यूज कर लिए, ये क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूट आ गया, उससे कम हजार्डस वाला आ गया। और प्रोसेस चेंज में क्या कर सकते हैं कि स्प्रे के जगह पे हम लोग अरेंज करें अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, रीअरेंज अपॉइंटमेंट। डू नॉट स्प्रे इन विंडी कंडीशन, हम विंडी कंडीशन में हवा जब चल रहा हो तब नहीं करेंगे, क्योंकि ये हवा में करेंगे तो चारों तरफ फैलेगा, तो हम जब शांत हो जाए हवा तब करेंगे। वाटरिंग कैन इंस्टेड ऑफ स्प्रे, ठीक है ना, वाटरिंग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए जड़ जब पानी दे रहे हैं ना हम लोग, तो उसी में पानी में डाल दे और सारे जड़ के पास पहुंच जाएगा अपने आप। तो ये करेंगे तो स्प्रे करने से, तो ये क्या है, प्रोसेस चेंज कर रहा है ना। कीप चिल्ड्रन एनिमल इनसाइड, ठीक है ना, चिल्ड्रन और एनिमल को दूर ही रखें, ठीक है। और प्रोवाइड पोर्टेबल बॉयलर एंड वॉशिंग फैसिलिटीज ऑन द वैन, जो वैन ले गए हैं या वहां पे हाथ धोने का एक फैसिलिटी बना ले जिससे कि तुरंत हाथ धोया जा सके और हमारे ये मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू, आंख के थ्रू ये हमारे अंदर न जाए। और पीपी यूज करें यानी कि फेस विजर, गॉन्टलेट्स, लॉन्ग स्लीव, ठीक है ना, जो ओवरऑल कपड़ा आता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क उसको दे दे जो छिड़क रहा है। और कम्युनिकेशन मीन्स होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमें या डॉक्टर को फ़ोन करके बुला सके कि ये प्रॉब्लम है, आप जो है यहाँ पे आ जाइए। तो इस तरह का हम कंट्रोल में ले सकते हैं कि किसी तरह का वहाँ पे कुछ अनहोनी न हो, कोई किसी तरह का वहाँ पे एक्सीडेंट न हो, इससे बचने के लिए। तो उसके बाद आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकल कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर क्या क्या होता है, वो तो हमने एग्जांपल में देखा। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट करते हैं, जैसे वो बताया ना कि वहाँ पे स्प्रे करके, वो केमिकल का यूज़ करके वो खरपतवार को निकाला जा रहा था, तो केमिकल का यूज़ न करके वहाँ पे हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी जैसे बहुत सारा औजार आता है, टूल्स आते हैं, उसके थ्रू हम लोग उस घास को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट भी बताया था, यानी कि उसके जगह पे कोई टॉक्सिक की जगह पे हार्मफुल या नॉन हजार्डस केमिकल का यूज़ कर दिए, प्रोसेस चेंज कर दिया, या स्प्रे की जगह पे वाटरिंग में दे दिया हमने। रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, यानी कि मान लेते हैं कि 2-3 वर्कर रहे, 2-2 घंटे सब काम करेंगे, इस तरह से एक्सपोजर टाइम सबका कम हो जाएगा। और या हवा में कर रहे थे तो हवा में ना करके शांत हवा में भी कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, एक्सपोजर और कम होगा। या हवा के डायरेक्शन में हम खड़ा नहीं रहेंगे तो एक्सपोजर और कम हो जाएगा। तो ये सब मेथड है। इनक्लोजर एंड सेग्रीगेशन, तो ये क्या कर रहे, जहाँ पे हम स्प्रे हो रहा है वहाँ पे उसको, जैसे कि यहाँ से डस्ट निकल रहा है तो इस सोर्स को हम कवर कर दे, ठीक है ना। सेग्रीगेट कर दे, जैसे यहाँ पे आदमी जाने का चांस है
तो यहाँ पे एक बैरियर डाल दें कि आदमी इधर डस्ट की तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे एक मोटर लगा रहेगा और ये इसको क्या करेगा, सारे यहाँ से डस्ट को खींच के और बाहर की तरफ फेंक देगा, ठीक है। ये कर सकते हैं। डाइल्यूशन वेंटिलेशन कर सकते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे डस्ट निकल रहा है यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे बिल्डिंग बना है ऊपर में होल रहेगा और इधर से विंडो रहेगा और हवा बहेगा और ये निकल जाएगा। या मैकेनिकल वेंटिलेशन भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ फैन लगा देंगे, ये सारे डस्ट को खींच के बाहर कर देगा, ठीक है। तो डाइल्यूशन वेंटिलेशन भी कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कर सकते हैं, पीपीई पहना सकते हैं, अलग अलग तरह का पीपीई आता है जिस तरह का हजार्डस केमिकल है। अदर पीपीई भी यूज कर सकते हैं, जैसे बीएस सेट वगैरह भी इस तरह का यूज कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन एंड प्रोटेक्शन रिजिम बना सकते हैं और हेल्थ सर्विलेंस कर सकते हैं, यानी कि किसी की बॉडी पे कंट्रोल मेजर लेने के बाद भी कुछ इफेक्ट आता है, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको जानने के लिए हम उसको डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं टाइमली और पता कर सकते हैं कि हमारा कंट्रोल मेजर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे कि जैसे आउटसोर्सिंग पेंटिंग, जैसे पेंट अगर हम पेंट वाला कोई पेंट करवाना है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में पेंट ना करके कहीं दूसरे जगह से पेंट किया हुआ कोई सामान मंगा लिया। चेंज ऑफ वर्क में क्या करेंगे, जैसे स्क्रू रेजर देन ग्लू अगर यूज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे स्क्रू यूज कर लें, है ना, तो वहाँ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ये कुछ जनरल चीजें हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर जगह इस चीज को यूज करिए, लेकिन आप पता करिए कि ये सब आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आप सोचना है। प्रैक्टिकल जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उसमें ये आप पढ़ने के बाद ना वहाँ आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। जैसे अब ये चीज वहाँ नहीं लग पाएगा तो आप उसकी जगह पे अल्टरनेट कोई दूसरा ऑप्शन लेंगे, वो कई जगह पे एलिमिनेट नहीं हो पाता है, उसकी जगह पे आप दूसरा करिए, ठीक है ना। आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, ये आपको टूल दिया जा रहा है, इसको आपको कैसे यूज करना है ये आपको सोचना है। डिस्पोज ऑफ अनवांटेड स्टॉक, ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूट हजार्डस फॉर नॉन हजार्डस, इरिटेशन टू नॉन हजार्डस फ्लोर क्लीनर, है ना, कोरोसिव और टू इरिटेंट, समझ रहे ना जिसे बात को। यहाँ पे किसी हजार्डस को नॉन हजार्डस में हम चेंज कर देंगे सब्स्टिट्यूट। कोई इरिटेंट कर रहा है, ठीक है ना, उसको नॉन हजार्डस में ले लेंगे। कोरोसिव कोई केमिकल है उसको इरिटेंट में ले लेंगे, कोरोसिव से कम खतरनाक होता है इरिटेंट, ठीक है ना। कोई टॉक्सिक पदार्थ है जिसको थोड़ा सा अमाउंट लेने पर आदमी मर जाएगा, ठीक है ना, उसको हार्मफुल में चेंज कर दिए कि अब ज्यादा अमाउंट लेने के बाद ही कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये सब टूल हैं जो कि आपको यूज करेंगे। चेंज फिजिकल फॉर्म ऑफ द सबस्टांस टू वन दैट दैट इज लेस हार्मफुल। जैसे फिजिकल फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे की जगह पर ना करके वाटर में डाल दिया तो अभी तो रहेगा लेकिन वो मेथड चेंज हो गया। अगर हम गैस के रूप में स्प्रे ना करके गोली स्प्रे कर सकते, कई चीजें हैं जो कि आप प्रैक्टिकली सोचेंगे ना हर सिचुएशन में तो आपको निकलेगा इसमें से सॉल्यूशन। प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, जैसे हम अप्लाई सॉल्वेंट बाय ब्रश इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग स्प्रेइंग। हम ब्रश करेंगे तो क्या होगा, डस्ट उसमें से स्प्रे कम, मतलब कि उसमें से मिस्ट कम निकलेगा, यानी कि जो पेंट के पार्टिकल से वो बाहर कम जाएंगे, और स्प्रे करेंगे तो ज्यादा पूरा फुहारा के साथ निकलेगा ये। तो वैक्यूम रेदर देन स्वीप, जब हम बहाते हैं तो क्या होगा, डस्ट उड़ता है, जब वैक्यूम करते हैं तो क्या होगा, डस्ट उसके अंदर घुस जाता है। तो देख रहे हैं ना दोनों में प्रोसेस चेंज करने से कैसे कंट्रोल हो रहा है। उसके बाद रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, ठीक है, एक्सपोजर टाइम को कम कर दीजिए। यानी कोई वर्कर काम कर रहा है ना तो वो कम समय पे काम करे, यानी कि आप पहले समझ लीजिए कि डबल द टाइम तो डबल द डोज, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि वो 2 घंटा काम करता है तो जितना डोज मिल रहा है, अगर जो 4 घंटा काम करे तो उसका डबल डोज हो जाएगा। ये क्या है, लीनियर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाफ द टाइम हाफ द डोज, यानी कि जिस आदमी को आप जितना समय लगाएंगे काम पे वहां पे उसका डोज उतना ही ज्यादा होगा। मिनिमाइज द टाइम पीरियड ओवर विच पीपुल आर वर्किंग विथ हजार्डस सबस्टांस, ठीक है ना। टाइम पीरियड को मिनिमाइज कर दीजिए, यानी कि 8 घंटा वो काम नहीं करना है, आपको 4 आवर्स ही काम करना है, ठीक है ना। और बाकी 4 आवर बच गया, आप दूसरे काम को कर लीजिए कि जो कि नॉन हजार्डस है, ठीक है ना। ऐसे करके जो है ना आप जॉब रोटेशन करके भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लिंक टू OEL, और ये आप देख लीजिए कि हर जगह का एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, जैसे कि मैंने बताया ना कि CO का जैसे 50 ppm है, ठीक है, अमोनिया का है, फिर आपका अलग अलग गैस है उसका है, तो उसके अनुसार जो आपके कंपनी में जो आपके गवर्नमेंट वहाँ की कहती है कि वो 50 ppm से ज़्यादा नहीं काम कर रहेगा 8 घंटा, तो वो चीज़ नहीं करना है। अदरवाइज
आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। उसके बाद इनक्लोजर एंड सेग्रीगेशन, यानी कि कहीं भी हजार्डस केमिकल है उसको इनक्लोज कर दे या सेग्रीगेट कर दे, यानी कि अलग अलग कर दे। इनक्लोजर में क्या होगा, टोटल इनक्लोज द सबस्टांस, कोई सबस्टांस यहाँ पे है और बाहर आने का चांस है, इसको पूरी तरह से आप बैरिकेड कर दीजिए, किसी घर में बंद कर दीजिए, है ना। तो ये क्या होगा, टोटल इनक्लोजर हो जाता है। प्रिवेंट एक्सेस टू इट, कोई आदमी इसके अंदर आए ही जाए नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो एक्सेस को प्रिवेंट कर दीजिए। और उसके बाद जो है सेग्रीगेशन, यानी कीप पीपुल अवे, वहाँ से वहाँ पे यहाँ से कोई जैसे केमिकल है तो यहाँ पे बैरिगेशन डाल दीजिए ताकि इसके अंदर कोई घुसे ही नहीं, तो कीप पीपुल अवे हो जाएंगे। डेजिग्नेटेड एरिया बना देगी किसको, जैसे कि कुछ यहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल है या कुछ है तो यहाँ पे एक डेजिग्नेशन प्लेस बना देगी, वहाँ पे जाके स्मोकिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हजार्डस केमिकल वगैरह है, यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, तो एक डेजिग्नेटेड प्लेस बना दीजिए जहाँ पे वो खाना खा पाए, ताकि ये केमिकल उनके खाने में न उड़ के जाए। तो इस तरह से हम लोग इनक्लोजर और सेग्रीगेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसमें लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं, कि जहाँ भी केमिकल या कोई हजार्डस सबस्टांस निकल रहा है या डस्ट निकल रहा है तो उस चीज़ को वो सक करके और वो डिस्चार्ज कर देता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि ये जो डस्ट है ये किसी व्यक्ति के नाक में जाने के बजाय ये सक कर लिया जाता है, जिससे कि इसको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसको बोलते हैं लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, ठीक है ना। लोकल मतलब जहाँ पे काम करते हैं, एग्जॉस्ट करता है यानी कि हवा को बाहर फेंकता है, और वेंटिलेशन यानी कि आप डाइल्यूट कर देता है इसको बाहर निकाल के, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि इसमें एक लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन यानी कि LEV भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसमें क्या क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अगर एग्जॉस्ट करना है तो हमें एक फ़ैन की आवश्यकता होगी, जिसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टर फ़ैन। एक्सट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है खींचना, बाहर निकालना। तो ये फ़ैन लगा होगा तभी तो इस एयर को खींचेगा। तो ये फ़ैन है जिसका डिस्चार्ज इधर है और सक्शन इधर है, ठीक है ना, ये सक्शन है। और उसके बाद जहाँ पे आदमी काम करेगा, ठीक है ना, वहाँ डस्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ डस्ट निकलेगा तो यहाँ पे वो पाइपलाइन आना चाहिए, तभी तो वो डस्ट को वो खींच पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दो अलग अलग जगहों से पाइपलाइन निकाला गया है। जैसे यहाँ पे एक क्या है, कटिंग है, ठीक है ना, कटिंग, वुड का कटिंग हो रहा है। तो वुड जब कटिंग करेंगे तो वुड डस्ट निकलेगा, तो ये कुछ डस्ट नीचे आएंगे और कुछ डस्ट ऊपर आएंगे। तो जो ऊपर आएंगे ये ऊपर वाले हुड से सक कर लिया जाएगा, और जो नीचे आएंगे वो नीचे वाले हुड से सक कर लिया जाएगा। तो दोनों डस्ट जो है यहाँ पे सक किए जाएंगे, क्योंकि ये सक्शन फैन का सक्शन से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन मतलब वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है ना, वो खींचेगा किसी चीज़ को, और ये तब जाके ये मेन डक्ट में आके मिल जाते हैं सब। ये मेन डक्ट है, और मेन डक्ट में आने के बाद आप देख रहे हैं कि हम एयर फिल्टर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा डस्ट ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो वहाँ आसपास के जो लोग होंगे उनको वहाँ रहने में परेशानी होगी, क्योंकि पूरा हवा में डस्ट उड़ने लगेगा और सबको आसपास के लोगों को परेशानी होने लगेगी। इसके लिए इस डस्ट को क्लियर करने की आवश्यकता है, क्लीन करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग फिल्टर लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं एयर फिल्टर। तो ये यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है, देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एयर फिल्टर लगा हुआ है। और ये फिल्टर यहाँ पे नीचे में ये डस्ट जब आता है तो इसमें फ़िल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद ये डस्ट जो है एक साइड में, तो मान लेते हैं यहाँ फ़िल्टर इस तरह से लगा हुआ है, मान लेते हैं एक इस तरह का है, तो ये डस्ट आके इसमें चिपक जाएगा। ये चिपक जाएगा तो ये फिर क्या होगा, जब हेवी होगा तो नीचे गिरेगा, जब हेवी होगा तो नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो वहाँ पे डस्ट कलेक्शन बैग लगे बने हुए हैं, ठीक है ना, ये बैग बने हुए हैं, और इस बैग में जो है डस्ट कलेक्ट हो जाता है, और ये फिर डस्ट को हम बाहर फेंक देते हैं या जहाँ भी डिस्पोज करना है वहाँ करते हैं। लेकिन इस तरह से क्या फ़ायदा होगा कि ये व्यक्ति जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है इसको भी डस्ट अंदर नहीं गया लंग्स में, और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी सुरक्षित हो गए, क्योंकि डस्ट जो है उनको भी नहीं जा रहा है। तो ये लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव होता है, खासकर हम जब बिल्डिंगों में काम करते हैं अंदर में और वहाँ पे हवा का मूवमेंट नहीं होता है, तो इस तरह में लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम इसको बोलते हैं। तो इसके पार्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, आपका यानी कि ब्रांच डक्टिंग हो गया, हुड हो गया, मेन डक्ट हो गया, उसके बाद एयर फिल्टर हो गया, उसके बाद डस्ट कलेक्टिंग बैग हो गया, एक फ़ैन होगा, एक्सट्रैक्टर फ़ैन बोलेंगे, और ये जहाँ डिस्चार्ज करेगा वो डिस्चार्ज
जो हुड होगा या डिस्चार्ज टू एटमॉस्फेयर इसका डिस्चार्ज लाइन होगा। तो ये इतने पार्ट होते हैं। आइए एक क्वेश्चन है जो कि डिस्कस करते हैं कि डिस्कस हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन में बी रिड्यूस्ड। ठीक है ना। तो जो ये वेंटिलेशन सिस्टम देखिए आप यहाँ लगा हुआ है, ये पाइप देख रहे हैं ना आप, यहाँ पाइप यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इसकी इफ़िशियंसी जो है यानी कि इफेक्टिवनेस जो है ये कैसे कम होगा। तो आप बता सकते हैं कि सक्शन कम लेगा, फैन ख़राब होने से डस्ट जो फिल्टर है वो अच्छे से फिल्टर नहीं करेगा, है ना, पूरा मेन डस्ट से जाम हो जाएगा, यही सब तो हो सकता है। ठीक है ना। तो आइए इसको समझते हैं हम कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन जो है ना वो इसका रिड्यूज हो सकता है इसकी इफेक्टिवनेस कैसे। एक तो पुअरली पोजीशन इनटेक हुड, यानी कि जहाँ पे डस्ट है वहाँ पे इसका हुड नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, कहीं और पे लगा दिए यहाँ पे, तो ये डस्ट थोड़ी खींच पाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लगा दिए इस तरह से तो ये थोड़ी डस्ट खींच पाएगा, डस्ट तो यहाँ है। तो इस तरह से इसको करेक्टली पोजीशन करेंगे। और डैमेज डक्ट, ठीक है ना, कहीं डक्ट यहाँ डैमेज हो, यहाँ मान लेते हैं ये डक्ट डैमेज है यहाँ से, तो ये यहाँ से इस डस्ट को ना खींच के, यहाँ से डस्ट को ये नहीं खींच के, अगर यहाँ पे होल है तो इसके थ्रू ना खींच लेगा इसको, तो फ्रेश हवा खींच लेगा, डस्ट को नहीं खींचेगा। ठीक है ना। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन हो, ये जो लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन का जो फ़ैन है, एक्सट्रैक्टर फ़ैन, उसका कैपेसिटी कम हो तो पूरे कंटामिनेशन को नहीं खींच पाएगा, बहुत कम अमाउंट खींच रहा है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से उसका कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ फ़ैन अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं चल रहा है, तब भी प्रॉब्लम होगा। ब्लॉक्ड फिल्टर, यानी कि जो फिल्टर है ना वो चौक हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, उसके पूरे होल जाम हो गए, डस्ट को क्लीन नहीं किया जा रहा है, फिल्टर को क्लीन नहीं किया जा रहा है, तो तभी जाके वो फ़ैन मतलब वो अच्छे से काम ही नहीं करेगा। बिल्टअप ऑफ कंटामिनेशन इन द डक्ट, जो डक्ट है ना उसमें कंटामिनेशन बिल्ड हो गया, यानी पूरा जो डक्ट है ना इसमें पूरे डस्ट भर गए, ये पूरे यहाँ पे आधा लेयर तो डस्ट भरा पड़ा है। ये है शार्प बेंड इन द डक्ट, जो डक्ट होता है ना, जैसे ये डक्ट है और इसके जो शार्प बेंड रहेंगे ना तो यहीं पे आके जमा हो जाएगा, या ये पूरी तरह से सक्शन यहाँ क्रिएट नहीं कर पाएगा और बेंड होने से, इसलिए बेंड जो है ना बहुत स्मूथली होना चाहिए, इस तरह से एकदम स्मूथली इस तरह से बेंड हो ताकि हवा का फ्लो बना रहे कंटिन्यू। और शार्प बेंड इन द डक्ट हो गया और अनऑथोराइज एडिशन टू द सिस्टम, माने जिस तरह का उसको डिजाइन किया गया है ना उसमें अनऑथोराइज तरीके से चेंज कर दिया गया, जिससे कि उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। जैसे मैंने जो फील्ड देखा है खासकर हमारे गाँव में या कई शहरों में मैं देखा हूँ, आटा चक्की वगैरह में ना बहुत जो गेहूँ पीसते हैं ना उसमें से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है, तो वहाँ पे वो लोग लगाते हैं जिससे कि जो आटा पीसने वाला है, सॉरी गेहूँ जो पीस रहा है वहाँ पे वो उसके नाक में डस्ट हो ना जाए। तो मैंने वहाँ वो एग्जाम्पल देखे थे, और भी कई कंपनियों में भी ये लगे होते हैं। लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन में क्या होता है कि एक इसका रूटीन विजुअल इंस्पेक्शन होना चाहिए, यानी कि एवरी 6 मंथ में, एवरी 3 मंथ में, जो भी आप उसका एक चेक करने का समय बता दें, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वहाँ कितना रिस्क है, कितना डस्ट आ रहा है उसके ऊपर, या मंथली या वीकली या पर डे। ठीक है ना। इंटीग्रिटी चेक होना चाहिए उसके फिल्टर्स को, कंटामिनेटेड ब्लाइंडअप को, ठीक है ना, ये सब चेक नहीं होगा तो उसका इफेक्टिवनेस नहीं होगा। एक प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक शेड्यूल बना दे कि एवरी 50 मंथ में एक मेंटेनेंस का टीम जाएगा, उसको देखेगा उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके फिल्टर रिप्लेस करेगा, लुब्रिकेटिंग फैन करेगा, ठीक है ना। और बीच में ब्रेक डाउन होगा तभी उसको अटेंड करना है, बट एक जो इसका पीपीएम जिसको बोलते हैं प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बनना चाहिए कि हम एवरी ये कौन रिकमेंड करेगा, तो जो लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम जो देगा ना जिससे आप खरीदेंगे वही बताएगा कि इसको एवरी वीक में इसको मेंटेनेंस करना चाहिए, एवरी 15 डेज पे इसको मेंटेनेंस किया जाना चाहिए, वो खुद अपना शेड्यूल देगा, उसके अनुसार आपको करना है। पीरियोडिक टेस्टिंग जो है उसका होना चाहिए, यानी कि उसका एयर वेलोसिटी एडिक्वेट है कि नहीं, क्योंकि वो जब सक्शन लेता है तो हवा का फ्लो उसमें होता है, तो जब उसका इफेक्टिवनेस कम होगा ना तो उसमें एयर का फ्लो कम हो जाएगा, तो ये समय समय पे चेक करना चाहिए। और COSHH की रिक्वायरमेंट है कि एवरी 14 मंथ पे, ठीक है ना, ये होना चाहिए। आपके यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, तो या तो आप गवर्नमेंट का दे सकते हैं या उस कंपनी जिसने बना के दिया है उसका रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद डाइल्यूशन वेंटिलेशन क्या होता है, ठीक है ना, डाइल्यूशन समझ रहे हैं ना, वो डाइल्यूट हो जाएगा हवा में, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन जब हवा का फ्लो होगा ना
तो पूरे एयर में ये फैल जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो गया और डाइल्यूट हो गया, अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डाइल्यूशन द कंटामिनेट कर सकते हैं। चेंज द एयर, यानी कि बार बार जब हवा वहाँ से चेंज होगा, उसमें फिल्टर वगैरह नहीं लगा रहे हैं। जैसे आप डस्ट के पास काम कर रहे हैं, वहाँ पे फैन लगा दिया आपने, फैन क्या करेगा, वो डस्ट को लेकर चला जाएगा वो दूसरी साइड में, यानी कि वहाँ पे फिर से फ्रेश एयर आते रहेगा, वो डस्ट हवा में जाते रहेगा। इस तरह कर सकते हैं। पैसिव डाइल्यूशन इवेंट कर सकते हैं। पैसिव डाइल्यूशन इवेंट क्या होता है, जैसे कि इसमें किसी तरह का मैकेनिकल फैन वगैरह नहीं लगा होगा, ठीक है ना, ये अपने आप जो है हवा गर्मी के कारण उठेगा, ऊपर नीचे से हवा आएगा साइड से। तो उसके बाद एक्टिव डाइल्यूशन में क्या होता है, इसमें पावर्ड फैन लगे होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप देखे होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री में ऊपर में फैन चलते रहते हैं और नीचे से हवा खींचते रहता है। उसके बाद यूज्ड वेयर डब्ल्यू इज हाई, कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे डाइल्यूशन वेंटिलेशन में, जहाँ वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट ज़्यादा हाई है, यानी कि जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है ना उससे ज़्यादा हाई है, तो जब इसको यूज़ करेंगे तो उसका वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट कम हो जाएगा, सॉरी लिमिट कम नहीं होगा, बट वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है जो ना हजार्डस केमिकल का वो कम हो जाएगा, जिससे कि हम लोग WL के जो बिलो आ जाएंगे, यानी कि हम लोग सेफ हो जाएंगे। और फॉर्मेशन ऑफ गैस और वेपर इज स्लो, ठीक है ना, बहुत स्लो गैस और वेपर आ रहा है वहाँ पे, वेंटिलेशन ये लगाते हैं और डाइल्यूशन वेंटिलेशन लगाते हैं। उसके बाद ऑपरेटर आर नॉट क्लोज टू द कंटामिनेशन, जहाँ से कंटामिनेशन निकल रहा है वहाँ पे उसके नज़दीक नहीं है, ठीक है ना, और जहाँ नज़दीक है ना वहाँ पे वो लगाएंगे लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम, क्योंकि वो तुरंत खींच लेता है ना। और इम्पोर्टेंट टू नो वेदर कंटामिनेंट इज लाइटर और हेवियर इन द एयर, ठीक है ना, हेवियर देन एयर। अगर कंटामिनेंट लाइटर होगा तो वेंटिलेशन ऊपर की तरफ से करेंगे, हेवियर होगा यानी कि ज़मीन की तरफ बैठा रहेगा तो हम लोग नीचे से करेंगे। जैसे जहाँ LPG वगैरह रहता है ना, वो LPG हेवी रहता है, तो जहाँ ज़्यादा LPG निकल रहा है गैस, तो वहाँ आदमी अगर इनहेल करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा या आग भी लग सकता है। तो वहाँ देखना आप जो LPG का रखने का जो बिल्डिंग होगा ना उसमें नीचे से जो है जाली लगा रहता है, वेंटिलेशन लगा रहता है, जिससे हवा आता है। तो ये है डाइल्यूशन वेंटिलेशन का एक डायग्राम, देखिए एक पैसिव डाइल्यूशन वेंटिलेशन को बोलते हैं। इसमें ऊपर में क्या है कि एयर कंटेनिंग कंटामिनेट एस्केप टू द एटमॉस्फेयर बाय द रूफ वेंट, ये रूफ के ऊपर ऐसा वेंट लगा रहता है, इसमें देख रहे हैं ना होल है, यानी कि बारिश का पानी नहीं जाएगा बट हवा जो है निकलेगा इसमें से, ठीक है। और नीचे में देखिए आप विंडो दिया गया है, यानी कि हवा जब इंटर करेगा इसमें तो ऊपर की तरफ प्रेशर बनाएगा, ठीक है ना, और साइड से भी निकलेगा। जब ऊपर की तरफ प्रेशर बनाएगा जो भी इसमें कंटामिनेंट रहेगा ना, जो गैस डस्ट जो भी रहेगा ना, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये है देख रहे हैं ना, एयर यहाँ से बाहर निकल रहा है, स्केप हो रहा है थ्रू द गैप्स अराउंड द बिल्डिंग, और फ्रेश एयर इंटर हो रहा है विंडो ओपनिंग एंड द वेंट। नीचे में देखिए यहाँ पे जाली लगा हुआ है कि नीचे में भी कोई डस्ट है ना तो ऊपर की तरफ या साइड से निकल जाएगा। इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। ये पैसिव डाइल्यूशन वेंटिलेशन है अगर इसमें फ़ैन नहीं लगा है ऊपर में तब। तो इसका क्या लिमिटेशन होता है, ये क्या है कि नॉट सुटेबल फॉर हाई टॉक्सिक सबस्टांसेस के लिए सुटेबल नहीं है, जो ज़्यादा टॉक्सिक है ना वहाँ पे तुरंत उसको निकालना होता है, क्योंकि ये वेंटिलेशन में क्या होता है फैल जाता है चारों तरफ। और कंप्रोमाइज बाय द सडन रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द कंटामिनेंट, डू नॉट वर्क वेल, कभी कभी काम नहीं करता है फॉर डस्ट पॉइंट सोर्सेज, और डेड एरिया में एग्जिस्ट वेयर द लिटिल एयर मूवमेंट, जैसे कई कोने में ना जहाँ पे हवा का फ्लो नहीं हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, वो तो कंसंट्रेशन रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद रेस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दो तरह के रेस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। एक तो होता है रेस्पायरेटर्स, ठीक है ना, जिसमें फिल्टर लगा रहता है, कंटामिनेंट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अराउंड द वियरर। फिल्टर क्या करेगा कि आप मास्क जब लगाएंगे ना तो यहाँ फिल्टर रहेगा गोला सा, इसमें जो एयर जाएगा ना वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा और आपको प्योर मतलब कि जो गैस है वो जाएगा, उसके पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। तो ये हो गया। एक हो गया ब्रेथिंग एपरेटस जिसको बोलते हैं, प्रोवाइड ब्रेथेबल एयर फ्रॉम द सेपरेट सोर्स। उसमें क्या होगा, वहाँ से आपको सांस नहीं लेना है, जो वहाँ की हवा है उस सांस नहीं लेना है, पीछे में आपके ऊपर एक सिलेंडर रहेगा, उस सिलेंडर से आप सांस लेंगे। अदरवाइज आपका जो आपके चेहरे पे एक मास्क लगा रहेगा जिसमें एक होस पाइप जो है ना बाहर कहीं से सप्लाई किया जाएगा, कोई कंप्रेसर वगैरह रहेगा ना या गैस की जो भी सोर्स है वहाँ से इसमें सप्लाई होगा और आप सांस ले पाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया ब्रेथिंग एपरेटस बोलते हैं। और प्रोवाइड ब्रेथेबल एयर फ्रॉम द सेपरेट सोर्स। तो फिल्टरिंग फेस पीस रेस्पायरेटर, यानी कि जो फेस पीस पे फिल्टरिंग होता है, इसमें कुछ तरह का आप देखे होंगे कोरोना में भी आजकल क्या
जो N95 है वो किसमें क्या लगा रहता है, फ़िल्टर तो लगा रहता है। तो वो क्या होता है ना, चीप होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है, बहुत आसानी से मतलब कम खर्चे में मिल जाता है। और इसको ईजी टू यूज़ है, तुरंत नाक में लगाए यूज़ किए और ख़राब हो गया इसको डिस्पोज कर दिए, ये सब इसका आसान है। इसके लिमिटेशन क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि उसी एयर को फ़िल्टर करके आपको लेना है। तो हो सकता है फ़िल्टर काम ना करे अच्छे से, या आप उसी को एयर को ही लेंगे तो खतरा तो रहेगा ही। और डज नॉट सील अगेंस्ट द फेस इफेक्टिवली। आप देखेंगे डस्ट मास्क जब लगाते हैं आप कोरोना में, तो डस्ट मास्क जब लगाए होंगे, मास्क लगाए होंगे, तो कहाँ बैठता है फेस पे, सबके फेस पर से साइड से, नाक का जो होल है ना, नाक के नीचे जो साइड में गैप बनता है मुंह के ऊपर, उस उधर से ही पास हो जाता है बहुत सारा हवा। तो या कई लोग दाढ़ी है उनका, तो उधर से पास हो जाता है। तो इफेक्टिवनेस इसका नहीं ज़्यादा रहता है। और अनकम्फर्टेबल टू वियर होता है, यानी कि आप मास्क लगा के देखे ही होंगे ये कोरोना काल में कि ये जो है बहुत मज़ा नहीं आता है, मतलब लगता है दम घुट रहा है, खासकर आप चलेंगे दौड़ेंगे ना तो दम घुटने लगता है। तो लोग पुलिस के डर से लगा रहे थे, भीड़ भाड़ में लगा रहे थे, लेकिन हमेशा नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। हमें खुद का भी अच्छा नहीं लगता हमेशा मास्क लगा के रखे, क्योंकि ऐसे फ्रेश एयर आसानी से जाता है, ऐसे बड़ी मेहनत करना पड़ता है। हाफ मास्क और ओरिनेसल रेस्पिरेटर एक होता है, ये भी उसी तरह का दिख रहा है ना, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है और इस तरह का, इसको बोलते हैं हाफ मास्क। और ये भी क्या होता है, गुड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है पहले वाले से, गुड फिट अचीवेबल होता है इसमें, इजी टू यूज़ है, लेकिन नो बिल्ड आई प्रोटेक्शन, इसमें कोई आई प्रोटेक्शन नहीं होता है। निगेटिव प्रेशर इनसाइड द फेस वॉश, जब हम सांस लेते हैं ना तो उसमें निगेटिव प्रेशर आ जाता है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और अनकम्फर्टेबल टू वियर, हमेशा आप नहीं पहन सकते, बड़ी मुश्किल होती है। उसके बाद ये होता है फुल फेस रेस्पिरेटर, आप देख रहे हैं ना, हम लोग इसको लगाते थे BS सेट में, ऐसे ही आता था। तो इसमें आँख का भी प्रोटेक्शन है, ये फिल्टर भी लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, और पूरा अच्छे से फिट भी आएगा ये, ठीक है ना। थोड़ा सा दिक्कत होगा, मज़ा नहीं आएगा। गुड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन है, गुड फिट अचीवेबल है, प्रोटेक्ट द आई, ठीक है ना। और स्ट्रिक्ट विजन करता है, ये हो सकता है कि ये शीशा जो है ना इसमें स्क्रैच आ जाए तो ये दिखेगा नहीं अच्छे से, ठीक है ना। निगेटिव प्रेशर इनसाइड द फेस पीस, जब हम सांस लेंगे ना तो इसमें निगेटिव प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि फिल्टर तो तुरंत हवा देगा नहीं एकाएक, तो कुछ समय के लिए निगेटिव रहेगा। अनकम्फर्टेबल टू वियरर, ठीक है ना, आदमी जो पहनेगा उसको अच्छा महसूस नहीं होता है। मैं तो महसूस लूँगा जब सांस छोड़ते हैं ना तो इसमें से कुछ वेपर एस्केप होकर ये पूरा उजला पड़ जाता है, दिखता नहीं है, अगर हम सही से नहीं पहने हैं तो ये भी प्रॉब्लम होता है। अब पावर्ड रेस्पिरेटर, ठीक है ना, पावर्ड रेस्पिरेटर जिसमें इसमें क्या होता है, यूज़ एंड बेनिफिट्स क्या है, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन मिलता है, एयर मोमेंट कूल्स वियरर, एयर स्ट्रीम प्रिवेंट इनवर्ड लीकेज, ठीक है ना। इसमें पावर्ड यानी कि इसमें कुछ फैन मोटर लगे रहेंगे, और हेवी टू वियर होता है, नो टाइट फेस सील होता है इसमें, और लिमिटेड बैटरी लाइफ, अगर बैटरी से चलेगा ये तो उसकी लाइफ ही लिमिटेड होगी, हमेशा काम करेगा नहीं, कभी बैकअप का प्रॉब्लम, कभी मोटर का प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने जो बताया कि हम हवा वहाँ से न फिल्टर करके ना लेंगे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हम कहीं बाहर से हवा ले लेंगे, ठीक है ना, जो फिल्टर्ड है, अच्छा है। इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड एयर ब्रीथिंग एपरेटस, ठीक है ना। एयर अंडर प्रेशर इसके अंदर रहेगा प्रेशर में, और ये हम जितना चाहेंगे वो हमें मिलेगा, ठीक है ना। ये खासकर कहाँ करते हैं, जब कन्फाइंड स्पेस में घुस के काम करना होता है ना, या पेंट वगैरह जब करते हैं ना, स्प्रे पेंटिंग या ब्लास्टिंग करते हैं ना, वहाँ हमने इसको यूज़ कराया था। और वहाँ से कंप्रेसर से हम लोगों ने गैस लिया, मतलब कि वो एयर लिया था और उस फिल्टर में, फेस में, मास्क में जो लगाया था, और वहाँ पे इजीली वो काम कर रहा था। नहीं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्लास्टिंग वगैरह में इतना डस्ट आता है ना कि वो सीधे नाक में जाएगा, आप वहाँ सांस ले ही नहीं सकते, या स्प्रे कर रहे हैं ना तो उसमें बड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सप्लाई ऑफ एयर इज़ नॉट टाइम रिस्ट्रिक्टेड इफ़ द कंप्रेसर इज़ यूज्ड, ठीक है ना। कंप्रेसर अगर यूज़ कर रहे हैं ना तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग ये इमरजेंसी के लिए BS सेट यूज़ करते थे, जिसमें एक सिलेंडर था, 5 लीटर का सिलेंडर था, 5-6 लीटर का, जिसमें कि वो आधा घंटा ही चलेगा, ठीक है ना, आधा घंटा में वो सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा। तो जितना कैपेसिटी का सिलेंडर है उतनी देर चलेगा, उसके बाद फिर हवा ख़त्म, हवा जब ख़त्म तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, बाहर आना पड़ेगा। तो हम लोग उसको इमरजेंसी के लिए यूज़ किया था। जब पेंटिंग और ब्लास्टिंग करते हैं ना तो उसमें कंप्रेसर से ही कनेक्ट कर देते हैं, कंप्रेसर चलता रहेगा, हवा देता रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द फेस पीस होता है, मतलब कि आपको खींचने की जरूरत नहीं है, हवा अपने आप जो है बहुत कम मेहनत में आपके अंदर जाएगा, जबकि फिल्टर लगने से ना काफ़ी प्रेशर देना पड़ता है, लंग्स को मेहनत करना पड़ता है हवा को खींचने में। वियर इज नॉट
बर्डेंड विद द सिलेंडर। और इसमें जो क्या होता है, कंप्रेसर इसमें लगे रहते हैं ना कि उसमें सिलेंडर से बर्डेन नहीं होता है, यानी सिलेंडर जब हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी भारी रहता था, हम लोग पीठ पर लेके उसको घूमते थे। और इसका लिमिटेशन ये है कि होस कैन बी लॉन्ग बट नॉट इनलेस, ठीक है ना। तो अब जितना बड़ा होस रहेगा उतना ही दूरी तो काम कर पाएंगे ना, ये भी इसका प्रॉब्लम है, मूवमेंट बहुत कम हो पाएगा। उसके बाद ये सेल्फ कंटेंट BA प्रेशराइज सिलेंडर, जो मैं बोला था ना कि ये हम लोगों ने ये इसको यूज़ किया था रेस्क्यू के लिए कन्फाइंड स्पेस में। तो यहाँ इस तरह का रहता है, पीछे में एक सिलेंडर रहेगा जिसको आप लेके घूमते रहिए, इसमें समय रहता है कि इतना समय में, या हाथ में ये जो दिख रहा है ना ये रहता है, ये बताता है कि सिलेंडर में कितना एयर बचा है उस प्रेशर जब डाउन होता है। तो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी उछल कूद करिए, कितना हो दूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द फेस पीस में तो पॉजिटिव प्रेशर ही होगा क्योंकि ये कंप्रेस्ड एयर है। और सप्लाई ऑफ एयर टाइम रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आपको 30 मिनट्स के अंदर इसको कोई काम करके लौट आने हैं, नहीं तो ये आप अंदर आपको कमी हो जाएगी एयर की। और इक्विपमेंट इज़ बल्कि एंड हैवी होता है, थोड़ा भारी तो होता ही है ये, हमको लगता है 15 किलो तो होता ही है कम से कम। मोर टेक्निकल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, और हम लोग इसको ट्रेनिंग देते थे ब्रीथिंग एपरेटस को चलाने के लिए हर आदमी को, क्योंकि उस चलाने ही जब नहीं आएगा ना तो अपने आप में प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कैसे हम लोग सिलेक्शन करेंगे, यूज़ करेंगे, मेंटेनेंस कैसे करेंगे रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट का। तो फैक्टर टू कंसीडर कंसंट्रेशन ऑफ द कंटामिनेंट एंड इट्स हजार्ड्स, ठीक है ना। फिजिकल फॉर्म ऑफ द सबस्टांस, ठीक है ना। हम जो PPE का सिलेक्ट करेंगे ना रेस्पिरेटरी का, ये सब बातों पे डिपेंड करता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसी के अनुसार हम मास्क भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कोई N95 कोई उससे भी ज़्यादा कार्ट्रिज वाला यूज़ करता है, ठीक है। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द RPE, उसके बाद प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट मस्ट बी ऑन, जैसे ड्यूरेशन कम है तो हम लोग सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए काम करना है तो वो सिलेंडर का यूज़ करें, कंप्रेस्ड जो जहाँ पे कंप्रेसर वाला होगा उसको यूज़ करेंगे, है ना। कंपेटिबिलिटी विद द अदर आइटम ऑफ PPE, सेव ऑफ द यूजर फेस कैसा है उसके अनुसार, हेयर है क्या फेशियल हेयर उसके अनुसार यूज़ करना पड़ेगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, फिजिकल फिटनेस ऑफ द वियरर, इसके अनुसार हम लोग जो है किसी PPE को सिलेक्ट करेंगे, यूज़ करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे। और यूजर को ये पता होना चाहिए कि वो हाउ टू फिट द RPE रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है कैसे फिट होगा, कैसे उसको यूज़ करना है, नहीं पता रहेगा तो फिर इफेक्टिवनेस ही नहीं आएगा उसमें। हाउ टू टेस्ट इट टू इंश्योर दैट वर्किंग इफेक्टिवली, द लिमिटेशन ऑफ द आइटम, ये हम देखेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एनी क्लीनिंग रिक्वायरमेंट है तो उसको बार बार क्लीन भी करवाएंगे उसको। एनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है कि हाउ टू चेंज फिल्टर अगर चेंज करना है टाइमली तो हम कैसे चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे, ये सब पता होना चाहिए। अदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जैसे हैंड ग्लव्स, बहुत सारे केमिकल या हजार्डस सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर हम हैंड ग्लव्स का यूज़ नहीं कर देंगे तो अगर कोरोसिव केमिकल है तो हाथ हमारा बर्न हो जाएगा, अगर एसिड वगैरह है तो ग्लव्स और गॉन्टलेट्स का यूज़ करेंगे। केमिकल्स, बायोलॉजिकल एजेंट, फिजिकल इंजरी को रोकने के लिए। उसके बाद आई प्रोटेक्शन में हम लोग स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, वीजर यूज़ कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आप वीजर है, ये पूरा फेस शील्ड है। बॉडी प्रोटेक्शन के लिए ओवरऑल एप्रॉन, होल बॉडी प्रोटेक्शन, जैसे देख रहे हैं ना ये एप्रॉन पहने हुए हैं ऊपर से। पर्सनल हाइजीन एंड प्रोटेक्शन रिजिम, हम लोग पर्सनल हाइजीन कैसे रखेंगे, हम जानते हैं कि वहाँ काम करना है, खाना भी है, तो हैंड वॉश का एक रूटीन होना चाहिए कि काम करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, फैसिलिटी भी होनी चाहिए। केयरफुल रिमूवल ऑफ डिस्पोजल ऑफ RPE टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटामिनेशन टू द नॉर्मल क्लॉथ, RPE को सही से उसको डिस्पोजल भी करना है ताकि वो कंटामिनेशन ना हो पाए। प्रोहिबिशन ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग द वर्क एरिया में ये सब मना है। वॉशिंग फैसिलिटी वहाँ पे होना चाहिए ताकि हैंड वॉश, बॉडी वॉश किया जा सके, आई वॉश। चेंजिंग फैसिलिटी होना चाहिए, कपड़ा कंटामिनेशन वाला चेंज किया जा सके। रेस्ट फूड और प्रिपरेशन एरिया होना चाहिए, ठीक है ना, फूड प्रिपरेशन एरिया कंटामिनेशन एरिया से दूर होना चाहिए क्योंकि वहाँ से वो उड़ के वो फ्लाई होके वो खाने में न जाके पड़े। उसके बाद वैक्सीनेशन, मान लेते हैं कुछ ऐसे जगह पे हम काम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर चले जाएंगे, बायोलॉजिकल एजेंट हैं, तो उसके लिए टीका वगैरह, जैसे आप देख रहे हैं ना कि अभी कोरोना का जो ये बायोलॉजिकल एजेंट ही है ना हमारे बॉडी में जा रहा है तो कोरोना हो जा रहा है,
तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो अगेंस्ट बायोलॉजिकल एजेंट जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, टेटनस का टीका लगता है, टाइफाइड का टिकट लगता है, ठीक है ना। वर्कर कंसेंट रिक्वायर्ड, इसके लिए उस वर्कर जब बोलेगा, वो सहमति देगा, तभी अपने मनमानी से उसे हम नहीं देंगे वैक्सीन, ठीक है ना। इम्यूनिटी नॉट ऑलवेज अचीव्ड, और हमेशा इम्यूनिटी अच्छा नहीं होता कि हम तुरंत ठीक हो जाएं, तो इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन करा लेते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सर्विलेंस करते हैं। मैंने बताया कि ये सब करने के बाद भी बहुत लोगों का तबीयत खराब होने लगता है या उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, तो हम चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी की बॉडी पे, इतना कुछ करने के बाद भी, ताकि हम वहाँ पे और अच्छे से कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकें या ये उस आदमी को वहाँ से हटा सके समय से। तो हेल्थ मॉनिटरिंग करेंगे, यानी कि लुक साइन एंड सिम्टम फॉर डिजीज़, ये हम चेक करेंगे। जैसे बेकरी वर्कर जो है, लंग फंक्शन टेस्ट हम उसका करेंगे, क्योंकि बेकरी जो बनाता है ना, उसमें जो फ्लोर का डस्ट है, आटे का डस्ट है ना, उसके अंदर में जाता है और उसमें उसको अस्थमा होने का चांस रहता है। रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजर है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं कि लुक फॉर द कंटामिनेंट्स इन द ब्लड, यूरिन, ब्रेथ, ठीक है ना। और लीड इन द, जैसे लीड के क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हैं ना, जहाँ ज़्यादा लीड है, वहाँ पे ब्लड फॉर द लीड वर्कर, वहाँ ब्लड चेक करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनिंग ऑन फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, जब भी किसी आदमी को लेंगे ना तो उसका स्क्रीनिंग कर लेंगे, कहीं जिस काम में हम रख रहे हैं ना, कहीं पहले से तो प्रॉब्लम लेके नहीं आया है, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे साइड पे कुछ प्रॉब्लम इशू हुआ है, या हो सकता है ये पिछले साइड पे भी इस तरह का कोई इशू हो और वहीं से ये प्रॉब्लम लेके आया हो। फर्दर कंट्रोल मेजर फॉर कार्सियोजेनिक म्यूटाजेंस एंड अस्थमाजेन, ठीक है ना। ये कुछ केमिकल का मैंने बताया था कि जो कैंसर कर सकता है उसको कार्सियोजेन, जो हमारे बॉडी में सेल वगैरह का में चेंजेस करता है ना उसको म्यूटाजेन, और कोई ऐसा केमिकल जो या हजार्डस सब्सटेंस जिससे अस्थमा होता है उसको अस्थमाजेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो COSHS स्टेट दैट एडिक्वेट कंट्रोल हैज़ नॉट बीन अचीव्ड अनलेस, तब तक हम कंट्रोल मेजर अच्छे से नहीं होगा जब तक कि जो वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है हैज़ नॉट बीन एक्सीडेड, ठीक है ना। वहाँ पे वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है ना, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर है मतलब कंट्रोल में नहीं है, अगर है नीचे है यानी कि कंट्रोल में है। तो 8 प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रैक्टिस जो ऊपर बताया गया था ना, जो लीगल रिक्वायरमेंट है UK में और EU में, वहाँ पे उस चीज़ को अप्लाइड करना है, ठीक है ना। एक्सपोजर इज कंट्रोल टू एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, LR का यूज़ करना है, जितना हो सके उसको कम करके और काम करना है, लेकिन फिर भी वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट से कम ही हो तभी काम करना है, नहीं तो काम बंद कर दीजिए, और उससे भी नीचे जितना हो सके प्रैक्टिकल उतना कम करिए। उसके बाद इन एडिशन टू स्टैंडर्ड कंट्रोल मेजर्स द फ्लोइंग मस्ट बी कंसीडर्ड, ठीक है ना। उसके एडिशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, टोटल इनक्लोजर ऑफ द प्रोसेस और हैंडलिंग सिस्टम क्लोजर कर दीजिए ना। प्रोहिबिशन ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, उस एरिया में किसी को ये सब नहीं करना है। रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए वहाँ का। वार्निंग साइन डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और आप ये चीज़ ना करें यहाँ पे। और सेफ स्टोरेज होना चाहिए, जो भी हजार्डस केमिकल है उसका हैंडलिंग सेफ तरीके से और डिस्पोजल भी सेफ तरीके से करना चाहिए। तो ये कंट्रोल मेजर कंप्लीट हुआ कि किसी भी हजार्डस सब्सटेंस को कैसे कंट्रोल करें, उसका हेल्थ सर्विलेंस क्यों करें, कैसे करें, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ हमने देखा। और उसके बाद हम लोग जो है आगे नेक्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं स्पेसिफिक एजेंट के बारे में, जिसमें हम लोग हर एजेंट के बारे में जानेंगे, जैसे कि आपको एस्बेस्टस से क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बाद जो है आपको ब्लड बॉर्न वायरस जो है उससे क्या प्रॉब्लम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या प्रॉब्लम होता है और इसका कंट्रोल मेजर देखेंगे, सीमेंट से क्या प्रॉब्लम होता है कंट्रोल मेजर है, उसके बाद लेजोनेला से क्या प्रॉब्लम है उसका कंट्रोल मेजर, लेप्टोस्पिरा बैक्टीरिया जो है उससे क्या प्रॉब्लम होगा और कैसे उसे कंट्रोल करेंगे, सिलिका के बारे में देखेंगे, वुड डस्ट के बारे में देखेंगे, और ये अगला एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और आपको किसी भी हजार्डस केमिकल को कैसे कंट्रोल करना है आप पूरी तरह सीख गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक तो ज़रूर करें जब यहाँ तक आपने देख लिया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।